नमस्कार, मी गुरुप्रसाद जाधव आणि तुम्ही बघताय पुढारी न्यूजवर हवा प्रचाराची. सध्या प्रचाराची हवा राज्यामध्ये जोरदार वाहते, कारण शेवटच्या टप्प्यातील निवडणुकीचा प्रचार सुरू आहे आणि तो आता अर्थात शिगेला पोहोचलेला आहे. अशात उत्तर मुंबई मतदारसंघाचे महायुतीचे उमेदवार पियुष गोयल हे सध्या आपल्यासोबत संवाद साधण्यासाठी आहेत. मोदींच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री पियुष गोयल पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये आहेत. कशी आहे यावेळेची मुंबईतली लढत आणि काय दिसत आहेत भाजपसमोरची आव्हानं, याविषयी थेट त्यांच्याशीच बोलूयात. पियुषजी, पुढारी न्यूजमध्ये खूप स्वागत आहे तुमचं. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद. अगदी सुरुवातीला प्रश्न तो म्हणजे आत्तापर्यंत निवडणुकीतला पडद्यामागचा चेहरा ते आता निवडणुकीतला उमेदवार हा तुमचा प्रवास राहिलेला आहे. तर मागे वळून बघताना नेमकं काय वाटतंय? यावेळेला तुम्ही स्वतःसाठी मतं मागणार आहात? अति उत्साह है. 40 वर्षों से दूसरों के लिए चुनाव प्रचार करना, उनका इलेक्शन संभालना, बैकरूम बॉय की तरह काम करना और उसके सामने आज स्वयं एक उम्मीदवार के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जनता जनार्दन के बीच जाना, जनता की अदालत में जाकर उनसे आशीर्वाद लेना, इसका स्वाद ही कुछ और है. और मुझे लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उत्तर मुंबई के प्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का मौका मिलेगा. उम्मीदवार के नाते एक अलग सोच रहती है, अलग दृष्टिकोण रहता है और जितना स्नेह, जितना प्यार, जितना अभिनंदन, जितना आशीर्वाद उत्तर मुंबई के लोगों ने दिया है, मैं समझता हूँ मैं भी एक प्रकार से इसके कारण अनुग्रहित तो हुई, लेकिन मेरा भी व्यक्तित्व इसमें और अच्छा बनेगा आगे चल के और संवेदनशील बनेगा. पियुषजी, मी असं एक नोटीस केलंय की जेव्हा जेव्हा तुम्हाला या उमेदवारीविषयी प्रश्न विचारला जातो तेव्हा तेव्हा तुमच्या चेहऱ्यावरती एक वेगळाच आनंद असतो. तो यातूनच आलाय का? वास्तव में आनंद है, क्योंकि इतने चुनाव देख लिए मैंने. माननीय अडवाणी जी तक का चुनाव 1979 में 1989 में जब वो नई दिल्ली से पहली बार अपने जीवन का चुनाव लड़ रहे थे, वो भी लोकसभा का ही था, उसका भी चुनाव पूरा मैंने संभाला था. और इतने वर्षों तक दूसरों को जिताते जिताते मुझे लगता है कि स्वयं जनता के बीच जाना, जनता से रोजमर्रा के विषयों पे बातचीत करना, बड़े विजन को लेके जनता के साथ चर्चा करना, और मैंने तो तय कर लिया अब उत्तर मुंबई को हम उत्तम मुंबई बनाएंगे. यहाँ के लोगों को एक अमूल चूल परिवर्तन का एहसास दिलवाएंगे और एक नए विजन के साथ, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हर एक चीज को बड़े स्वरूप में देखते हैं, वैसे ही उत्तर मुंबई के विकास को भी हम बड़ा स्वरूप देंगे और आगे आने वाले 5 वर्षों में इसको एक ऐसा नए दृष्टिकोण से विकास के साथ जोड़ेंगे ना, जो पहले कभी नहीं हुआ. पियुषजी, तुम्ही आताच उल्लेख केलात की उत्तर मुंबईला तुम्हाला उत्तम मुंबई करायचं आहे. जेव्हा आपण अर्थात जनतेमध्ये जात असतो मतं मागण्यासाठी, तेव्हा काही मुद्दे ठेवावे लागतात, जनतेला काही आवाहन करावं लागतं. जेव्हा तुम्ही उत्तर मुंबईसाठी लोकांसमोर जाताय तेव्हा काय असे मुद्दे तुम्हाला महत्त्वाचे वाटतात जे ज्याच्या आधारे तुम्ही हा प्रचार केलेला आहे? सबसे पहले तो लोग भी समझते हैं कि ये चुनाव 140 करोड़ भारतवासियों का, भारत का भाग्य तय करने वाला चुनाव है. ये चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है. 10 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों का जैसे बड़े रूप में कल्याण हुआ, 25 करोड़ लोग तो गरीबी से बाहर निकले, युवाओं को नए अवसर मिले, नौकरी के, रोजगार के, कारोबार के, उद्योग के, व्यापार के, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, मुद्रा लोन हो, स्वनिधि योजना हो, अनेकों अनेक तरीके से नई शिक्षा नीति हो, कौशल विकास के कार्यक्रम हो, औद्योगिक विकास के लिए जो पहल हुई है, निवेश जो बड़े रूप में भारत में आया, युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर देने का काम हुआ, हमारे किसान शक्ति, हमारे अन्नदाताओं को एक उज्जवल भविष्य मिले, उनका उत्पादन बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, उस पर
बड़े कदम उठाए गए और सबसे प्रमुखता तो नारी शक्ति का जो सम्मान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, चाहे वो हर घर तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाना हो, और अब तो मोदी जी ने ठान लिया है कि शुरुआत में शहर और बाद में देश में घर घर तक पाइपलाइन से गैस पहुंचे, न हर घर तक नल से जल पहुंचे, शौचालय हो हर घर में, महिलाओं को 1 रुपए में सैनिटरी पैड मिले, 33% आरक्षण पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में महिलाओं को मिले। मैं कहता हूँ अमूल चूल उनके जीवन में परिवर्तन। हमारे मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक के कानून से उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनका सम्मान बढ़ाना, इस प्रकार से समाज के हर वर्ग को बिना भेदभाव जो लाभ पहुंचाए, वो एक आधार स्तंभ है भविष्य में भारत को एक विकसित भारत बनाने का। वो एक इस चुनाव का प्रमुख विषय है। रही बात उत्तर मुंबई की, उत्तर मुंबई के लिए एक 5 सूत्री कार्यक्रम लेके मैं जनता के पास गया हूँ। जहाँ भी स्लम्स हैं, बस्तियाँ हैं, झोपड़पट्टी है, उनको उन्हीं की जगह पर इन सीटों पुनर्वास किया जाए, पुनर्विकसित किया जाए। उनके घरों को अच्छी गुणवत्ता वाला घर कम आमदनी के परिवारों को मिले, उनके बच्चों का, आगे आने वाली पीढ़ियों का अच्छा पालन पोषण हो, परवरिश हो। उसके लिए इन सीटू रिहैबिलिटेशन हो, रीडेवलपमेंट करके स्लम्स का, ये एक मेरी प्राथमिकता रहेगी। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, स्पोर्ट्स हो, इस क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़त के लिए हम बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ काम करेंगे। यहाँ पे 1000 बेड का मुंबई का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का काम शुरू करवा दिया मेरे नामांकन के पहले ही, और उसमें 400 बेड तो सितंबर 2026 तक, और दूसरे चरण में 1000 बेड का अस्पताल बने, ये उन्होंने कमिट किया। एक फाउंडेशन ने, एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने। ऐसे गोरई में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी समुंदर के पार, वहाँ पे नर्सिंग फैसिलिटी बने। जो एग्जिस्टिंग सरकारी फैसिलिटीज़ है उसका और सुधार किया जाए। स्कूलें जो है सरकारी, उनका सुधार किया जाए। एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी का 35 एकड़ का प्लॉट है, उसको डेवलप किया जाए, जिसमें गरीब बच्चे उसका इस्तेमाल करके अपना हुनर का प्रदर्शन कर सकें। ये दूसरा पायदान है। तीसरा मुझे लगता है पर्यटन और संस्कृति, टूरिज्म और कल्चर का बहुत स्कोप है इस क्षेत्र में। एक तरफ समुंदर है, दूसरी तरफ संजय गांधी नेशनल पार्क में फॉरेस्ट है। दोनों के बीच में यहाँ की संस्कृति, यहाँ का अलग अलग देशों से, प्रदेशों के खाने पीने के, रहन सहन के तरीके, इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं पर्यटन की। उसके माध्यम से रोजगार भी निर्मित होगा, अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा यहाँ पर। वो मेरा तीसरा पायदान है। चौथे पायदान में रेलवे, यहाँ का बड़ा ज्वलंत विषय है उत्तर मुंबई का। अब गणेश चतुर्थी से सीधा यहाँ से कोंकण जाने की ट्रेन व्यवस्था रेगुलरली शुरू होगी। वो वसई होके जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एक बाईपास की आवश्यकता है। उसके लिए पैसा सैंक्शन कर दिया है रेल मंत्रालय ने, 300 करोड़ से अधिक। और वहाँ एक कॉर्ड लाइन, जिसको बाईपास भी कह सकते हैं, वो बनाई जाएगी, जिससे कनेक्शन हो जाए। और तब तक उस अंतराल में, आज से 3 वर्ष के अंतराल में जब वो तैयार होगा, मेमू ट्रेन इस्तेमाल करें या डबल इंजन की ट्रेन इस्तेमाल करके बोरीवली से छूटेगी ट्रेन वसई होते हुए सीधा कोंकण गोवा के लिए। ऐसे ही गोरेगांव तक आई हुई हार्बर लाइन अब बोरीवली तक एक्सटेंड करने का भी रेलवे ने फैसला कर लिया है, सैंक्शन कर दिया 826 करोड़, उसका टेंडर हो गया है। 3 वर्ष में हार्बर लाइन यहाँ तक आ जाएगी। मुंबई में लोकल ट्रेन की सुविधा सुगम हो, उसके लिए एक वंदे लोकल रेलवे ने डेवलप की है। उसका प्रोटोटाइप बनाने का काम शुरू होगा, और आगे चल के सुरक्षा और सुविधा दोनों में मुंबई लोकल के ट्रैवल को सरल बनाना, आसान बनाना, अच्छा बनाना। बोरीवली स्टेशन का पुनर्विकास होने जा रहा है। 400 से 600 करोड़ रुपए खर्च कर एक अति आधुनिक रेलवे स्टेशन बोरीवली में, एक और अमृत स्टेशन मलाड में पहले चरण में, और दहीसर कांदिवली में अगले चरण में बनाकर इस क्षेत्र के सभी रेल सुविधाओं को, स्टेशनों को बहुत ही बढ़िया यात्रियों के लिए बनाया जाएगा। मेट्रो का विस्तार बहुत तेज गति से हो रहा है।
सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स लग रहे हैं, सुएज ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना रही है, सड़कों को सीमेंट कंक्रीट किया जा रहा है। उसके कारण जो ट्रैफिक की थोड़ी समस्या रही है क्षेत्र में, ये मेरी 5वीं प्राथमिकता है। इसको जरूर एक शॉर्ट टर्म पेन है, पर इसका लॉन्ग टर्म प्रभाव और लाभ बहुत बड़ा होगा। इसके साथ साथ मैं आईआईटी मुंबई के साथ, जैसे मैंने रेलवे में पैसेंजर ट्रेन्स को टाइम पे चलाना, फ्रेट ट्रेन्स को तेज करना, उसके लिए ऑपरेशन रिसर्च टेक्नोलॉजी से आईआईटी इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स को जोड़कर सुधार लाया था, वैसे ही यहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ओआर टेक्निक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मैपिंग टेक्नोलॉजी, इस सबको जोड़ के इस क्षेत्र की ट्रैफिक समस्या से निजात मिले लोगों को, उसके लिए भी मैं प्रतिबद्ध हूँ। अर्थात उत्तर मुंबईला उत्तम मुंबई बनवण्यासाठी तुमचं हे विजन आहे, पण जेव्हा आपण निवडणुकीमध्ये उतरत असतो कोणताही उमेदवार, तेव्हा वाद होत असतात, टीका टिप्पण्या होत असतात। तसं तुमच्या बाबतीतही झालंय। तुमच्या उमेदवारीवरनं तुमचे विरोधक म्हणतायत अमराठी आणि मराठीचा मुद्दा सुरू झाला, बाहेरचा उमेदवार असं सुद्धा तुम्हाला काहींनी म्हटलं। पण या सगळ्या वादामध्ये तुम्ही मात्र कायमच आपलं मुंबईकर असणं हे हायलाइट करत राहिला। तुमच्या मते मुंबईकर असणं म्हणजे नेमकं काय? गुरुप्रसाद जी, आप भी मुंबईकर है ना? जी जी मुंबईकर है ना? जी मुंबईकर। तो कभी आप अपने आप को अपने परिचय देते हुए ऐसा बोलते हो कि मैं दक्षिण मुंबईकर हूँ या उत्तर मुंबईकर हूँ या मध्य दक्षिण मुंबईकर हूँ, ऐसा कभी आपने परिचय अपना दिया है क्या? जी जी नहीं, जी नहीं। मुंबईकर मुंबईकर होता है। मुझे कुलाबा से गर्व है दहीसर कि तक। मैं मुंबईकर हूँ, जैसा गुरु को गर्व है कि वो मुंबईकर हूँ। नहीं, क्योंकि हमने आज हम एक दोनों को मुंबईकर गर्व देखा है ना है, मुंबईकर होने का। क्योंकि आज हमने एक मुंबईकर देखा है जो सुबह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक को गया था, जिसकी नींद भी पूरी हुई नहीं है, हमको पता है, और फिर भी उसके चेहरे पे स्माइल है। ये मुंबई का स्पिरिट है। ये मुंबई का नेवर से डाई स्पिरिट है, और हम सब गौरव रहते हैं, गर्व करते हैं अपने मुंबईकर होने का। ये जो मुंबई को बांटने की कोशिश हो रही है, कुछ उद्धव ठाकरे, उनके लड़के आदित्य ठाकरे जी द्वारा, या वर्षा गायकवाड़ और कुछ कांग्रेस के नेता, मेरे जो प्रतिस्पर्धा में विपक्षी उम्मीदवार हैं भूषण पाटिल जी द्वारा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने वर्षों वर्षों तक देश को बांटा, तुष्टीकरण की राजनीति स्थापित की, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, और अब तो मैं समझता हूँ शर्मिंदा कर दिया पूरे देश को। चमड़ी के रंग के आधार पर भी देश को बांटने गए हैं कांग्रेस के लोग। और उद्धव ठाकरे जी तो वैसे ही राहुल गांधी जी की गोद में जाके बैठ गए, तो उनका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, हिंदुत्व को भी त्याग दिया। बाला साहेब ठाकरे जी के जितने सिद्धांत असूल थे उनको ध्वस्त कर दिया। मोदी जी और फडणवीस जी के नाम पे महाराष्ट्र में सीटें जीते, उनको विश्वासघात कर दिया। इसीलिए एकनाथ शिंदे जी को अस्थि शिवसेना बनाकर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की जो दिखाया हुआ रास्ता था, उसको पुनः स्थापित करने का काम करना पड़ा। मैं समझता हूँ ये मुंबई को बांटने की कुछ भी कोशिश अगर उद्धव ठाकरे जी और उनका छोटा सा गट और या कांग्रेस के लोग करेंगे, मुंबई कर कभी इसको होने नहीं देंगे। ये उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे और कांग्रेस की साजिश मुंबई कर कभी सहन नहीं करेंगे। मुंबई एक है, हम सब मुंबई कर है, हमें गर्व है कि हम मुंबई कर हैं। और भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर ये जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है, हमारे रंग के आधार पर हमें तोड़ने का, बिखेरने का और हम सबको लड़ाने का ये जो उबाटा और कांग्रेस की नीति है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। पियुष जी, आता आपण थोडं मुंबईकरांच्या प्रश्नांकडे येऊयात। मुंबई बॉय असा तुमचा उल्लेख कायमच होत राहिला आहे आणि तुम्ही सुद्धा तो अगदी अभिमानाने मिरवलाय सुद्धा। तुम्हाला काय वाटतं मुंबईकरांसमोर असे नेमके कोणते प्रश्न आहेत की ज्यांच्याविषयी आजवर कुणीच काही केलं नाही? प्रश्न अनेक थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो हमें सबको बार बार कहते हैं कि अब देश ने छोटे सपने देखना, छोटे लक्ष्य रखना बंद करना चाहिए।
हमारे युवा युवतियों को प्रोत्साहित करते हैं। आप कभी उनकी मन की बात सुनिए, आपकी उनके परीक्षा पे चर्चा सुनिए। आप जब वो स्टार्टअप हमारे स्टार्टअप्स के साथ चर्चा करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ भेंट देते हैं, तब आप सुनेंगे वो हर एक को प्रोत्साहित करते हैं बड़े लक्ष्य की तरफ जाओ, और उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए चौबीसों घंटे दिन रात एक करके मेहनत करो, तभी देश आगे बढ़ेगा। उनका मानना है जब एक कदम 140 करोड़ लोग आगे लेंगे तो देश 140 करोड़ कदम आगे जाएगा। और मैं समझता हूँ मुंबई की समस्याएं हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान है। मोदी जी हमें कहते हैं कि लाखों समस्या होने दो, पर हमारे पास देश के पास इतना सामर्थ्य है कि हम करोड़ों समाधान भी इन लाखों समस्याओं का निकाल सकें। समस्याएं अलग अलग प्रकार से आती हैं, हम उसका समाधान करते हैं और वही हमारी जिम्मेदारी है। और मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप कोई समस्या लाइए, ईमानदारी से उसका समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। पर अगर कोई गलत काम करे, जैसे भ्रष्टाचारी इंडिया अलायंस के नेताओं के ऊपर आजकल कार्रवाई हो रही है, गलत काम का खामियाजा तो जरूर इन भ्रष्टाचारी नेताओं को भरना पड़ेगा। पियुषजी, जेव्हा कुठल्याही मुंबईकरांना आपण समस्येविषयी बोलतो ना, तेव्हा पहिली सुरुवात होते ती लोकलपासून. तर तुम्ही मुंबईकर आहात, तुम्ही वेस्टर्न रेल्वेने प्रवास केला असेल, सेंट्रलने केला असेल, हार्बरने केला असेल तुमच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये, शैक्षणिक काळामध्ये. तुम्हाला या सगळ्या जी सगळी समस्या ठाऊक आहे, मला कल्पना आहे. पण आत्ता जो त्रास प्रत्यक्षामध्ये मुंबईकरांना होतोय, तो त्रास नेमका दूर कसा होणार, त्या त्रासातून मुंबईकरांची सुटका कशी होणार, याच्यावरती काही ठोस उपाय, काही उत्तर आहेत का? गुरुजी, आप से मैं थोड़ी असहमति व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं पहली बार लोकल ट्रेन में नियमित चलना मैंने शुरू किया 1979 में। मैंने 10वीं पास की थी। 11वीं के लिए मैं जय हिंद कॉलेज जाता था, उसके बाद HR कॉलेज जो दोनों चर्च गेट पर है जी। 79 से 84 बीकॉम किया। तब तक मैं सायन में रहता था। मेरी जन्म भी सायन में हुआ है, पैदाइश, परवरिश, बचपन सब कुछ सायन में हुआ। सायन से मैं सेंट्रल रेलवे लेके दादर से चेंज करके वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट, बाद में लॉ किया तो चर्च गेट जाता था 1987 तक। 1981-82 में 17-18 वर्ष की उम्र में मैंने एक छोटी लघु उद्योग, उस समय SSI बोलते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आजकल MSME बोलते हैं, वो शायद नवी मुंबई में एक छोटी लघु उद्योग डोंबिवली में शुरू की। अच्छा। डोंबिवली पहले शुरुआत में डोंबिवली, हाँ। तो सेंट्रल रेलवे से डोंबिवली जाता था। फिर मैंने उसका एक्सपेंशन नवी मुंबई में किया। अच्छा। रबाले करके एक जगह है एरोली के नजदीक। तो रबाले में जब लगाया तो मैं हार्बर लाइन लेता था कोलीवाड़ा से। अच्छा। और हार्बर लाइन से वाशी जाता था। बाद में वो भी एक्सटेंड हो गया था, आगे एरोली तक जाने लग गए थे। तो मेरा तो तीनों रेलवे लाइन में बहुत ज्यादा सफर रहा है। और जीवन भर आज भी कभी समय पे एयरपोर्ट पहुंचना हो, कोई मीटिंग दूर हो, तो हम तो सीधा स्टेशन जाते हैं, जो पहली ट्रेन होती है उसको लेके समय पे अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो मेरा मानना है कि रेलवे की समस्या 79 में भी यही थी जी। उल्टे आज तो मैं आंकड़े देख रहा था 8-10% पिछले वर्ष से कम हो गया यातायात, क्योंकि मेट्रो का इतना विस्तार हो गया। आज मुंबई में जो मेट्रो लाइंस है वो आगे चल के न्यूयॉर्क की मेट्रो लाइन से ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि इस पर अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। स्टेशनों की सुविधाएं हो, स्पीड और फ्रीक्वेंसी हो लोकल्स की, लेकिन वर्षों वर्षों तक इस पे जो निगलेक्ट किया था, जो नज़रअंदाज किया था कांग्रेस की सरकारों ने, उसको 10 वर्ष में काफ़ी कुछ पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। और आगे चल के मैंने पहले शुरुआत में ही बताया, कई सारी चीज़ें की जा रही है जिससे ये निजात मिले लोगों को इस सफ़र से, इस तकलीफ से। एयर कंडीशन ट्रेन्स का विस्तार मेरे समय हुआ जब मैं रेल मंत्री था। ऐसे ही स्टेशनों का सौंदर्यीकरण, रेलवे ट्रैक्स को स्वच्छता देना, शौचालय हर स्टेशन पे हो, वाईफाई फैसिलिटी हर स्टेशन पे हो, मेरे समय में किया गया था। रेलवे की टेक्नोलॉजिकल इस्तेमाल बढ़ाकर
क्या हम फ्रीक्वेंसी और कम कर सकते हैं, उस पर मेरे मित्र वैष्णव जी काम कर रहे हैं। कवच सिस्टम लगने से शायद जो अंतराल है दो ट्रेन के बीच, उसको भी कम करके हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकेंगे। जमीन की बड़ी समस्या है रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ, उसके कारण बड़ी तकलीफ होती है एक्सपेंशन करने की। और आप समझ सकते हैं ट्रैक्स तो वही है, उसी ट्रैक्स पे हमें बढ़ाना है, रेलवे के विस्तार करना है। इसलिए मेट्रो को ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि मेट्रो आने से रेलवे के ट्रैफिक को काफ़ी एक सुविधा मिली कि कई लोग मेट्रो की तरफ बदल गए हैं, उसके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। तर निवडणुकीच्या या सगळ्या व्यस्त कार्यक्रमामध्ये पियुषजी तुम्ही पुढारी न्यूजसाठी आमच्या प्रेक्षकांसाठी हा वेळ दिला, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद या संवादासाठी. बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, आभार। Thank you.